स्टैटिक जीके के एक नए सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग एक तस्वीर देख रहे हैं और ये तस्वीर हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जी की है। ये हमेशा हम लोगों को यह सीख देती है कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना। और आपसे जितना हो सके उतना आपको कोशिश करनी चाहिए और हमेशा सोचना चाहिए कि भविष्य में कैसे हमें सफलता मिले। तो कहते हैं कि बीता हुआ कल हमारे दिमाग में होता है और आने वाला कल हमारे हाथों में होता है। जी हाँ, अपने इरादों को हमेशा मेहनत के स्याही से लिखिए ताकि आपके किस्मत के पन्ने भी कभी खाली नहीं रहेंगे। तो सफलता यूं ही नहीं मिलती, हमें हौसलों में नई जान भी भरनी पड़ती है और इरादों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसको हमेशा जी जान से मेहनत करके ही हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। तो हमेशा लक्ष्मी बाई भी हमें यही सीख देती हैं। तो आज भी इन्हीं से प्रेरित होकर हम लोग भी एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे और इस सेशन में हम लोग इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे और भी स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन नंबर 76 जो है सालों मिस के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 76। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 76 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखो, रानी लक्ष्मीबाई आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व रही हैं, ठीक है। और रिसेंट में इनका पुण्यतिथि बीता है 18 जून को, तो हम लोग करंट में उसको भी कवर कर लेते हैं और साथ में रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देखते हैं। पहले तो आ जाओ क्वेश्चन कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। ये शहीद हुई थी देश के लिए और कहाँ पर हुई थी, तो ये हुआ था आपका ग्वालियर में, ग्वालियर नामक जगह पर, जो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ग्वालियर जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इवन ग्वालियर को कुछ और भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी, मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो ग्वालियर। चलो देखते हैं थोड़ा सा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि आखिर इनका क्या महत्व रहा था, इनका क्या योगदान रहा था हमारे देश के आज़ादी में, ठीक है, और अंग्रेज को भगाने में। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इनके बारे में। अगर बात करें रानी लक्ष्मीबाई जी की, तो इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, रिसेंट में इनका पुण्यतिथि बीता है। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म देखिएगा 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हुई और इसमें क्या हुआ, इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनका जब जन्म हुआ था तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था मणिकर्णिका और लोग इनको प्यार से मनु या छबीली कहकर भी पुकारते थे। प्यार से लोग इन्हें मनु या छबीली कहकर के पुकारते थे। और फिर आगे जाकर के 1842 ईस्वी में इनकी शादी किससे हुई, तो झांसी के एक राजा से, ठीक है, झांसी के एक राजा से इनका विवाह हुआ, जिनका नाम क्या था, तो इनका नाम था गंगाधर राव, ठीक है। किनसे शादी हुआ इनका, तो गंगाधर राव से, गंगाधर राव नायलकर, इनसे इनका विवाह हुआ। कब हुआ, 1842 में, कम उम्र में ही हुई थी। उसके बाद फिर देखिएगा आगे जाकर के 1851 में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। 1851 में इनको एक पुत्र हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बुरा स्थिति बना। और क्या स्थिति बना, तो 4 महीने बाद ही इनकी पुत्र की मृत्यु हो गई। 4 महीने बाद ही क्या हुआ, इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। और आगे जाकर के कुछ वर्षों बाद एक और दुखों का पहाड़ इन पर टूट पड़ा। 1853 में इनके हस्बैंड मतलब गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। मतलब पहले इनकी पुत्र की डेथ हुई और फिर 1853 में गंगाधर राव की भी क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई। और आपको पता होना चाहिए ये टाइम किसका चल रहा है, तो कंपनी का चल रहा है, अंग्रेज सरकार का चल रहा है। और उस समय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक कानून लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में एक कानून लाया गया था जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हिंदी में क्या कहोगे आप, हड़प की नीति,
हड़प की नीति, ये कानून किसके द्वारा लाया गया था? डलहौजी के द्वारा लाया गया था। एक चीज और याद रखना, जब इनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी ना, तो फिर ये क्या किए थे? एक बच्चा गोद लिए थे, ठीक है, जिसको दत्तक पुत्र कहा जाता है। दत्तक पुत्र गोद लिए थे और इसका नाम क्या था? इस बच्चे का नाम रखा गया था दामोदर राव, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट होता है। क्या हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया गया, जिसको हिंदी में कहते हैं हड़प की नीति, व्यपगत का सिद्धांत। इसके तहत क्या था कि जिस भी शासक का अपना बच्चा नहीं होगा, ठीक है, जिस भी शासक का अपना बच्चा नहीं होगा, उसका साम्राज्य उसके बाद अंग्रेज के प्रांत में चला जाएगा, अंग्रेज के हिस्से में चला जाएगा। और ये कानून आया था, इस वजह से इन लोगों ने क्या किया था कि एक बच्चे को गोद लिया था, ताकि क्या हो कि उनका बच्चा को मतलब इनका वारिस कौन कहा जाए, ये कहा जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि गोद लिए हुए बच्चे को मान्यता नहीं मिल रहा था। तो इस कानून के अकॉर्डिंग अब जो झांसी था वो किसके अंडर में जाने वाला था? गंगाधर राव की मृत्यु के बाद तो ये जाने वाला था किसके अंडर में? अंग्रेज के अंडर में। अंग्रेज क्या किया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को क्या बोला? एक चीज और याद रखिएगा, 1842 में इनका विवाह किससे हुआ? गंगाधर राव से। और इनके शादी के बाद ही इनको नाम दिया गया था, किनको? तो मणिकर्णिका को। और कौन सा नाम दिया गया? लक्ष्मीबाई, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि शादी के बाद मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया था, जो शादी के बाद उनको यह नाम मिला था। उसके बाद फिर क्या हुआ? अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई के सामने ये प्रस्ताव रखा कि ऐसा करिए, आप वार्षिक पेंशन ले लीजिए। और कितना हजार का पेंशन देने के लिए तैयार था? 60,000 का। और आप झांसी को छोड़ दीजिए, अंग्रेजों का ये हो गया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई उतनी साधारण या सरल महिला नहीं थी कि वो छोड़ देती, वो लड़ने के लिए सोची, उत्सुक हुई और बहुत लोग उनका सपोर्ट किया। फिर आगे जाकर के इन्होंने अंग्रेज से लड़ाई लड़ा। और मेनली किस अंग्रेज से इनका लड़ाई हुआ था? तो ह्यूरोज नामक अंग्रेज से, ठीक है, ह्यूरोज नामक अंग्रेज से। क्योंकि जब आप आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हो, तो आप ये पढ़ते हो कि अलग अलग अंग्रेज अधिकारी अलग अलग क्षेत्र से लड़ रहे थे, वहाँ के शासकों से लड़ रहे थे, वहाँ के स्थानीय शासक से लोहा ले रहे थे, मतलब लड़ाई कर रहे थे, ताकि उस क्षेत्र को अंग्रेज अपने हिस्से में मिला ले। यहाँ पे कौन लड़ रहा था रानी लक्ष्मीबाई से? तो झांसी से कौन लड़ रहा था? ह्यूरोज लड़ रहा था। हालांकि ह्यूरोज की ही जीत हुई और हार किसकी हुई? रानी लक्ष्मीबाई की हुई। लेकिन ये आप इसको हार नहीं कर सकते हो, आप ये शहीद हुई थी, ये अपने देश के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काफी लड़ी थी। और फिर फाइनली 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। इवन ह्यूरोज जो उनसे लड़ रहा था, जो उनको हराया, वो भी झांसी की रानी का तारीफ करता है, बोलता है कि ये महिला नहीं, ये एक पुरुष का अवतार थी और अकेले मर्द बन करके ये लड़ रही थी। तो इतना आप याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। एक चीज और, रिसेंट में अभी मोदी जी के सरकार के द्वारा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? तो रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया। रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, इस चीज को याद रखिएगा। और बचपन में ही तो हम लोग ये कविता सुने थे ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो सच में एक महिला होकर के एक पुरुष के बराबर लड़ना, अपने क्षेत्र को बचाना बहुत बड़ा मुकाम था ये अपने आप में। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ग्वालियर, जो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका एमपी में पड़ता है। चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखना दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? ठीक है, यहाँ पे सवाल देखिएगा, क्वेश्चन बन रहा है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, तो हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, हमारे पास कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं और कितने आपके उपधातु हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो अगर आप ये पीरियोडिक, चलो देख यहाँ पे है फिगर, यहाँ पे देखो, जैसे ये पीरियोडिक टेबल हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे सवाल आपसे बनता है कि यहाँ पे कितने आपके अधातु हैं, उपधातु हैं। तो सबसे पहले तो आ जाओ कि कभी कभी सवाल ही कर लेता है कि मेटल कितने हैं। तो अगर देखिए मेटल के बारे में, ठीक है, मेटल, तो मेटल की संख्या कितनी है? 91, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? धातु, ठीक है। दूसरा देखिए अगर उपधातु, ठीक है, मेटोलाइट्स, उपधातु की संख्या कितनी है? तो उपधातु की संख्या है 7, ठीक ना। और आपका अधातु, इसका संख्या कितना हो जाएगा? तो 91 7 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अधातु। टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? टोटल एलिमेंट, तो टोटल हो जाएंगे आपके 118। आपसे सवाल करता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है? तो 118। इसको प्रॉपर बांट के भी आप याद रखना, मेटल है 91, मेटोलॉइड्स जो है ये है आपके 7, एंड आपका जो उप अधातु है, नॉन मेटल है, ये कितने हैं? तो ये हो जाएंगे आपके 20, ठीक है। अपने से सवाल क्या ये पूछा था, तो देखना यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो आपका उपधातु है।
चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। जब आप इस टाइप से पीरियोडिक टेबल देखते हो ना, तो ये जो आपका जिगजैग लाइन है, ये जो आपका यहाँ पे इस टाइप से जिगजैग लाइन है, चलो इस कलर से नहीं दिख रहा होगा, इसे देखते हैं। ये देखो, ये जो आपका इस टाइप से जिगजैग लाइन है ना, ये किसको किससे सेपरेट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि जब आप ये वाला लाइन देखते हो तो ये किसको किससे सेपरेट करता है, तो ये सेपरेट करता है धातु को अधातु से, ठीक है। किसको किससे सेपरेट करता है, धातु को अधातु से। नहीं समझ में आया तो आप ये देखो कि आप ये जो रो देख रहे हो ना, जिगजैग लाइन, ये जो सीढ़ी टाइप का इस टाइप से बना हुआ है, इसके इधर क्या है, इसके इधर है सारा आपका मेटल, ठीक है। और ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका उपधातु, और इधर क्या हो गया, तो ये हो गया आपका अधातु। समझे मेरी बात को, ये जो हो गया ये सारा का सारा हो गया मेटल, ये हो गया मेटोलाइट्स, एंड इसके बाद जो है ये सारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका नॉन मेटल। मतलब आप कह सकते हो कि जो आपका उपधातु का लाइन है, जो मेटोलाइट्स का लाइन है, वो क्या करता है, वो मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट करता है। अब यहाँ से सवाल यही था ना अपना कि इनमें से कौन से अर्धचालक हैं, तो यहाँ पे देख लो कि कौन कौन से आपके अर्धचालक होते हैं। तो देखो ये जो हो जाएगा आपका, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बोरोन, ठीक है। B4 क्या हो जाएगा, तो बोरोन हो जाएगा। Si4 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन। Ge4 क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका एस्टेटिन, क्या होगा, एस्टेटिन। Sb किसको डिनोट कर रहा है, एंटीमनी को। Te किसको डिनोट कर रहा है, टेलोरियम को। और Po तो ये हो जाएगा आपका पोलोनियम। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए आपके उपधातु। एक बार फिर से रिकॉल करिएगा तो देख लीजिएगा यहाँ पे कि ये जो आपका B4 बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये आपका आर्सेनिक हो गया, और फिर ये देखना Sb से क्या हो गया, तो यहाँ पे फिर आपका टेलोरियम हो जाएगा, और Sb से आपका एंटीमनी होगा, और Po से क्या हो जाएगा, पोलोनियम। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ पे अपना आंसर क्या होना है, तो आंसर देख लो यहाँ पे, ये हो जाएगा, देखो पारा तो नहीं होगा ना, पारा क्या हो जाएगा, पारा धातु हो जाएगा। हम लोग पढ़ते भी है कि पारा जो है आपका द्रव अवस्था में अस्थित रहने वाला एक आपका धातु है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जर्मेनियम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम रेल मंत्री कौन थे। देखो अभी फिर से रेल का एक हादसा हुआ है, और इधर लगातार 2022, 23, 24 में बहुत खतरनाक वाला, खासकर 2023 में, और जो आपका कोरोमंडल एक्सप्रेस वाला हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, बहुत ही खतरनाक वो रेलवे हादसा रहा था। लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई घायल हो गए थे। अभी फिर से वही घटना हुआ है आपका बिहार के किशनगंज से जिले से सटे हुए आपका वेस्ट बंगाल के पास में कंचनजंगा एक्सप्रेस का टक्कर हो गया, और वो किससे हुआ, तो एक मालगाड़ी से हो गया। अब रीजन जो भी रहा हो, लोग एक दूसरे पर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। वैसे अगर आप ना ऑफिशियल डेटा पर जाकर के देखो रेलवे के साइट पे, तो वहाँ पे दिखाता है आपको कि जुलाई 2023 तक का लगभग वहाँ पे 2.5 लाख सीट खाली है, मतलब वैकेंसी खाली है। वहाँ पे लोगों की जरूरत है, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। वहाँ जो लोग जॉब कर रहे हैं उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा है, और इसी बर्डन वजह से क्या हो जाता है, तो ये सब सारे इंसिडेंट सुनने को मिल रहा है, जो लगातार आज के टाइम में ज़्यादा ही हो गया है। और यहाँ पे देखना तो कई ऐसे घटने हुए, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये कांग्रेस के द्वारा ये पेज शेयर किया गया था कि मोदी सरकार के राज्य में कब कब रेल हादसे हुए थे। देख लो यहाँ पे 2014 में हुआ, 16, 17 और 17 में हुआ, 2022, और सबसे खतरनाक वाला, सबसे गंदा वाला जो रहा था ये 2 जून 2023, मतलब कह लो कि 1 साल पहले इसी टाइम के लगभग में, इसी मंथ के टाइम में उड़ीसा में हुआ था। और अभी कहाँ हुआ है, तो अभी हुआ है आपका वेस्ट बंगाल में हुआ है। और कौन सा ट्रेन टकराया है, तो कंचनजंगा एक्सप्रेस। कई लोगों की मौत हुई है, और कहीं कहीं डेटा आपको 9 दिखाता है, कहीं आपका 15 दिखाता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। वैसे हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो आपके प्रथम रेल मंत्री बने थे वो कौन थे, वो थे आपके जॉन मथाई। कब से कब तक बने थे, 1947 से 1948 तक ये रेल मंत्री रहे थे। अब ये रेल मंत्री कौन है, तो एक चीज याद रखिएगा कि मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं ये किस समय से हैं, 2014 से। और इनके टाइम में 3 रेल मंत्री रहे हैं, तीनों का नाम हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले रहे थे सुरेश प्रभु, सुरेश प्रभु, ठीक है। इनके टाइम में जो पहले रेल मंत्री आए थे ये कौन थे, तो ये थे आपके सुरेश प्रभु। उसके बाद फिर कौन आए, तो उनके बाद एक और चेहरा आया, पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल। और तीसरा चेहरा तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया क्योंकि इन्हीं के टाइम में मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हुए हैं, और ये 2021 से हैं। कौन है, तो अश्विनी वैष्णव,
अश्विनी वैष्णव। और याद रखिएगा कि फिर से मोदी मंत्रिमंडल 3.0 आया है, इसमें फिर से अश्विनी वैष्णव को रेलवे मंत्रालय ही मिला है। अगर बात करें कि बिहार के कोई व्यक्ति जो रेल मंत्री रहे, बहुत रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा जो था ये नीतीश कुमार और लालू यादव का था। नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम भी रहे हैं और लालू यादव, ये दोनों आपके एक टाइम में कभी कभी रेल मंत्री रहे थे। और नीतीश कुमार के टाइम में भी ना आपको पता है रेल हादसा हुआ था, और इस वजह से ना चूंकि इनको लगा कि रेल मंत्रालय मेरे अंतर्गत आ रहा है और ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो इसलिए इसकी भरपाई करने के लिए इसको खुद को ब्लेम लेकर के इन्होंने उस समय इस्तीफा दे दिया था। एक ऐसे प्रधानमंत्री भी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, वो कौन थे? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, और नीतीश कुमार ऐसे रहे। वैसे अगर देख लें, लाल बहादुर शास्त्री पीएम भी रहे थे, प्रधानमंत्री भी रहे थे। कुछ और प्रधानमंत्री जो आपके रेल मंत्री भी रहे, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, मनमोहन सिंह जी हो गए, राजीव गांधी हो गए, तो इन लोग ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, तो इन लोग रेल मंत्रालय भी संभाले थे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे। इसका आंसर क्या होना है? जॉन मथाई। अभी कौन है? अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। और अभी रेलवे बोर्ड की सीईओ कौन है? तो एक महिला बनी है, जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा 4, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष को अस्थायी नियुक्त करता है? यहाँ पे अस्थायी करने का मतलब है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, क्या? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम जो है ना आपका, ये आपका लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। और प्रोटेम का मतलब होता है अस्थायी या कुछ समय की अवधि के लिए, कुछ समय की अवधि के लिए। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जैसे अभी आप देखे होंगे कि मोदी जी का नया मंत्रिमंडल आया, तो उनमें से कुछ लोगों का, कुछ मंत्रियों का शपथ राष्ट्रपति जी के द्वारा करवाया गया था राष्ट्रपति भवन के पास। तो आप देख लो कि कितने लोगों का चुनाव हुआ है, 543, 543 व्यक्तियों का चुनाव हुआ। तो क्या पॉसिबल है कि राष्ट्रपति खड़े होकर के उतने सारे मंत्रियों को, मंत्री तो नहीं, सारे सांसदों को क्या वो शपथ दिला सकते हैं? नहीं। इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा एक अनुभवी आदमी को चुन लिया जाता है। ठीक है, एक अनुभवी आदमी को चुन लिया जाता है और कहा जाता है कि जितने भी नवनिर्वाचित सांसद आए हैं आप उनको सारे को शपथ ग्रहण करवाइएगा। और इसी आदमी को क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर। मतलब हम लोग यह सीखे कि राष्ट्रपति के द्वारा एक व्यक्ति को, अब ऐसा नहीं कि बाहर से बुला करके किसी व्यक्ति को चुन लिया जाएगा, वैसे व्यक्ति को चुना जाएगा जो काफी अनुभवी रहे हैं, और इनको मात्र 1 से 2 दिन के लिए चुना जाता है। और उसी दिन के अंतर्गत में वो क्या करते हैं कि संसद में आए जितने भी नए सांसद होते हैं सबको ये शपथ ग्रहण करवा देते हैं। ठीक है, और इन्हीं को नाम दिया गया प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, ये अनुभव के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। अनुभव कहे तो मतलब बड़े कहे तो हाँ सीनियर सिटी के आधार पर बनाए जाते हैं। सीनियर कहे तो उम्र के हिसाब से नहीं कि आप कितने एज के हो, सीनियर मतलब हो गए अनुभव के आधार पे, तो अनुभव के आधार पे बड़े आदमी को बनाया जाता है। और अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है रिसेंट वाला में, ये 18वीं लोकसभा के बारे में आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस का एक सांसद है जिसका नाम है के सुरेश में भी कि इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। अभी श्योर नहीं है, चर्चा चल रही है, बात चल रहा था कि मे बी इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा और वो सारे सांसदों को क्या करवाएंगे? तो आपका शपथ ग्रहण करवाएंगे। उसके बाद फिर आगे जाकर के फिर से एक और स्पीकर चुना जाता है जो पूरी लोकसभा का क्या करता है? अध्यक्षता करता है। इस चीज को याद रखिएगा। और प्रोटेम स्पीकर का चर्चा कहाँ किया गया है या फिर स्पीकर का? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 94 में। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार जो है ये एक वर्ड है जो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, ये फारसी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ अगर हम लोग देखें तो इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? तो खुदाई खिदमतगार का जो हिंदी में हो जाएगा, ये हो जाता है आपके भगवान के बंदे। ठीक है, मतलब भगवान की तरफ से भेजा हुआ आदमी, ऐसा इसका मतलब होता है। ऐसे ये फारसी शब्द है। खुदाई खिदमतगार था क्या? तो ये एक आंदोलन चला था। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा चलाया गया था। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है।
फ्रंटियर गांधी या इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी। ठीक है, अब क्यों? तो गांधी जी से इंस्पायर्ड व्यक्ति थे ये, और चूंकि भारत के सीमा के अंत पे ये जगह स्थित था, बात हो रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, उसी क्षेत्र के ये व्यक्ति थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, यह आंदोलन कब चलाया गया था? लगभग 1928 में। तो इससे आप समझ गए कि किसके विरोध में चलाया गया था? अंग्रेज के विरोध में। इस आंदोलन को कुछ और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हीं के द्वारा चलाया गया था लाल कुर्ती आंदोलन कह लो या फिर खुदाई खिदमतगार आंदोलन कह लो। वैसे खान अब्दुल गफ्फार खां से आप याद रखना कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है कौन सा है? भारत रत्न, वो इनको मिला है। ठीक है, और किसको मिला है? तो ये पहले विदेशी रहे थे जिनको भारत रत्न मिला था, और कब मिला था? 1987 में। ना, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है? देखो क्या होता है, सबसे पहले तो आ जाओ भाग 5, यहाँ पे देखिएगा भाग 5 और अनुच्छेद पूछे तो 148 से 151, 148 से 151 में दिया गया है किसके बारे में? तो CAG के बारे में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAG? दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलिए अब समझ में आ गया कि क्या है ये ऑडिटर, मतलब क्या होता है? ऑडिट करने वाला, मतलब कि सरकार क्या काम कर रही है, कितना खर्चा कर रही है। मान लो कि कोई पुल बन रहा है, अभी देखो बिहार में फिर से अररिया में एक पुल गिर गया, 12 करोड़ की लागत से बनाया गया था और उद्घाटन के पहले ही गिर गया। तो अपने बिहार का यही हाल रहा है। तो ये जो आपके CAG वगैरह होते हैं ना, ये पता करते हैं कि आप कोई भी जगह बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, आप रोड बना रहे हो, आप पुल बना रहे हो, फ्लाईओवर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें कितना खर्च आया, कितना कम में हो सकता था, कितना ज्यादा में हो सकता था। तो ये सारा लेखा जोखा जो है कौन करता है? तो ये करता है आपका CAG करता है। और CAG लेखा जोखा करके अपना रिपोर्ट किसको पेश करता है? राष्ट्रपति को पेश करता है। तो याद रखिएगा कि ये जो लेखा जोखा करने के बाद अपना जो रिपोर्ट है ये किसको देता है? ये देता है आपका राष्ट्रपति को। एक चीज और कि CAG जो है सिर्फ देश का नहीं बल्कि सारे राज्य का भी ये रिपोर्ट पेश करता है, सारे राज्य का भी ये रिपोर्ट बनाता है। और राज्य में ये किसको देता है? तो राज्य में ये सबको किसको देगा? राज्यपाल को देगा। राष्ट्रपति को जब ये रिपोर्ट मिलेगा तो ये कहाँ रखवाता है? तो ये ले जाता है आपका संसद में, ये दे देता है। ठीक है, और जब राज्यपाल को मिलता है तो ये किसे देता है? ये देता है आपका विधानमंडल को। तो ये हो गया आपका CAG के बारे में। CAG के बारे में एक उपमा भी दिया गया है, इसके बारे में एक संज्ञा भी है कि इसको लोक लेखा समिति का गाइड भी कहा जाता है, मित्र भी कहा जाता है और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि लोक लेखा समिति का मित्र कौन होता है, मार्गदर्शक कौन होता है? तो ये होता है आपका CAG। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो CAG की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, CAG को अगर हटाना होगा उसके पद से तो आप कैसे हटाओगे? तो आप वैसे ही हटाओगे जिसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, जिस प्रावधान से, उसी प्रावधान से CAG को उनके पद से हटाया जाएगा। CAG अपने पद से कब रिटायर होते हैं? तो या तो उनका टेन्योर, या तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष चल चुका हो या उनका खुद का उम्र 65 वर्ष हो गया हो, तब वो क्या करेंगे? वो अपने पद से क्या हो जाएंगे? वो रिटायर हो जाएंगे। दूसरी बात, रिटायर होने के बाद इनको किसी भी सरकारी काम में इनको नहीं रखा जाएगा, कोई भी इनको सरकारी पद नहीं मिलेगा। इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा। ये हो गया CAG के बारे में। आपसे यहाँ पे प्रश्न रहेगा कि आपको ये बताना है कि वर्तमान सरकार में CAG कौन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है ना, चलो आ जाओ आगे। यहाँ पे देखिएगा विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है विटामिन के बारे में, और हम लोग को पता है कि जो आपका विटामिन है, विटामिन का खोज कौन किया था? तो विटामिन का खोज किया गया था एक आपका कासिमिर फंक नामक आदमी के द्वारा। कासिमिर फंक,
ठीक है, वैसे इसको सब शॉर्ट में फंक ही बस याद रखता है। और इन्होंने कब खोज किया था? 1912 में। जो आपका वाइटामिन्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जल में घुलनशील, जो हमारे बॉडी में जाता है और हमारे पानी में, हमारे ब्लड में, हमारे स्वेट में, सब में घुल जाता है। और एक होता है आपका फैट में घुलनशील, जिसको कहते हैं वसा। जल में कौन कौन सा घुलनशील होता है? तो बी और सी। और आपका फैट में बाकी कौन कौन बच गया? ए हो गया, के हो गया, डी हो गया और आपका ई हो गया। ये होते हैं फैट में। मतलब कह लो कि अगर आप ये ज़्यादा खाओगे ना तो ये आपके बॉडी में जाके जम जाएगा। बट बी और सी आप जितना भी ज़्यादा खाओगे वो आपके ब्लड में, आपके वाटर में घुलता है, आपके बॉडी से बाहर भी निकलते रहता है एज यूरिन, एज टीयर, एज स्वेट। तो क्या होता है ना कि वो हमारे बॉडी से बाहर निकलते चला जाता है। इसलिए हमारे बॉडी में जब भी कमी होती है ना तो मैक्सिमम टाइम आप सुनोगे कि बी और सी का ही कमी हो जाता है हमारे बॉडी में। और बी जो होता है ना, बी अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। बी आपका B1 होता है, B2, B3, B4, इस टाइप से बहुत सारा जाता है। और कहाँ तक चला जाता है? तो ये आपका 12 तक चला जाता है। यहाँ पे सवाल है कि B7 का रासायनिक नाम क्या है? B7 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बायोटीन। B7 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बायोटीन। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? देखो अब ये इंडेक्स हमेशा निकलते रहता है। इससे क्या पता चलता है कि आपके भारत या फिर और भी अदर कंट्री की स्थिति कैसी है। सबसे पहले तो आ जाओ कि ये जो आपका इंडेक्स निकाला जाता है किसके द्वारा निकलता है? तो ये निकलता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। इंस्टीट्यूट फॉर, देखिएगा यहाँ पे, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा, ये एक संस्था है, इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिससे क्या पता चलता है कि कौन सा देश कितना खुश है। ठीक है, इस बार जो इंडेक्स निकाला गया है जिसमें कितने देश शामिल हुए हैं? 163। और अपने भारत की स्थिति कितनी हो गई है? तो अपने भारत की स्थिति है 116। ठीक है, और ये स्थिति भारत का सुधरा है, नो डाउट। देखो पिछले 3 बार का अगर देखें तो इससे पहले तीसरे बार 136 रैंक था भारत का, फिर 126 हुआ और अब कितना हो गया है? 116। देखो यहाँ पे रैंक घट रहा है ना, मतलब अच्छा हो रहा है ना कि बुरा हो रहा है। ठीक है, मतलब पहले 163 देश में भारत का जो रैंकिंग आता था 136, अब कितना हो रहा है? 116। आप पूछेगा कि क्या 163 में भी सबसे लास्ट में कौन सा देश है जहाँ लोग बस दुखी ही दुखी हैं? तो ये कौन सा देश है? ये है आपका यमन। ठीक है, ये कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा यमन। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर बात करें कि सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है जो सबसे खुश देश है, तो ये हमेशा यही रहता है, इस चीज को आप याद भी रखिएगा, आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड जो है ये हमेशा नंबर 1 पे ही रहता है। पता नहीं यहाँ हो सकता है कि कोई दुख वाला काम ही नहीं होता होगा। यहाँ जनसंख्या वैसे बहुत कम है, इसके कंपेयर में भारत की जनसंख्या बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, वैसे भारत की स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी सुधरती जा रही है धीरे धीरे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 116। अगर बात करें प्रेस के बारे में कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना आ रहा है, तो ये बहुत गंदा स्थिति होती जा रहा है। वैसे इस बार सुधरा है थोड़ा सा, कितने नंबर पे आता है? 159 नंबर पे आता है। ठीक है, 159 नंबर पे आता है। इसके पहले कितने नंबर पे आ रहा था? इसके पहले आ रहा था 161 नंबर पे। मतलब समझ लो कि 2 अंकों का यहाँ पे स्थिति सही हुआ है। सबसे ज्यादा खुश देश कौन सा है? आइसलैंड है। इसके बाद कौन आता है? 3 कम से कम याद रखना। एक आता है फिर आपका आयरलैंड, और नंबर 3 पे कौन आता है? तो ये आता है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। कंफ्यूज नहीं करना, ऑस्ट्रिया अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया अलग होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। बाकी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखना, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, बहुराष्ट्रीय मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे देश शामिल हों। ठीक है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हमारे देश भारत में। दो पार्ट में इसका आयोजन होगा, एक आपका अगस्त में होगा एंड एक आपका सितंबर में होगा। आप पूछोगे कि सैन्य अभ्यास क्या होता है? तो शब्द से ही पता चल रहा है, सैन्य मतलब सेना, अभ्यास मतलब एक्सरसाइज। सेना को भी अभ्यास का जरूरत पड़ता है। जैसे हम लोग लगातार क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सेट बना रहे हैं? ताकि एग्जाम के टाइम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बना लेंगे। वैसे सेना को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, अभ्यास का जरूरत होता है, और लगातार
सब देश मिल करके एक दूसरे के साथ अभ्यास करते रहते हैं। कुछ अभ्यास होते हैं ऐसे जिसमें 2 देश होता है, जिसमें और कुछ में 2-4 देश होता है और कुछ में बहुत देश होते हैं। ये जो आपका तरंग शक्ति होने वाला है भारत में, इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं? तो इसमें आपका 10 देश भाग ले रहा है। और अभ्यास इसीलिए होता है ताकि सेनाओं की सारी ट्रेनिंग हर हमेशा चलते रहे और युद्ध की संभावना बहुत कम रहे। तो ये जो आपका तरंग शक्ति है ये कहाँ होने वाला है? ये आपका भारत में होने वाला है। 2023 में ही होने वाला था बट नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया था, 2024 में हो रहा है। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पे अगर जापान के बारे में देखें तो भारत और जापान के बीच जो है बहुत सारे सैन्य अभ्यास होते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आप याद रखना। धर्म गार्जियन हो जाएगा। ठीक है, एक फिर आपका और भी हो जाएगा, जिमेक्स हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका जापान के साथ हो जाएगा। एक आपका वीर गार्जियन भी होता है, ये सारा आपका जापान के साथ हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 2 कंट्री भी मिलेगा, कहीं 4 कंट्री भी मिलेगा, कहीं बहुत सारे कंट्री भी मिलेंगे। पूछ लेता है बहुराष्ट्र में कितने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 10 है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। G7 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखो G7 अभी रिसेंट में हुआ, इटली में हुआ था। कल क्वेश्चन लिए थे इसका, आज फिर से ले लिए हैं ताकि एक बार और रिकॉल कर ले और आपको याद हो जाए। बात करें G7 का, तो कल हम लोग मैप के थ्रू देखे थे कि हम लोग इसको बांटे थे कैसे, इस टाइप से मैप बना लिए थे। यहाँ पर 2 कंट्री था, एक था आपका कनाडा और एक था आपका USA। यहाँ पे 2 कंट्री हो गया। यहाँ पे कौन कौन था? यहाँ पे था जर्मनी था, इटली था, फिर कौन था? फ्रांस था, और फिर कौन था आपका? यूके। 4 कंट्री यहाँ पे हो गया। और एक अपना एशिया का भी कंट्री था जिसका नाम क्या था? जापान। तो यही आपके G7 है। G7 कभी G6 हुआ करता था। एक बार फिर से इसका फॉर्म देख लेते हैं। चलो 1975 में आपका कौन सा फॉर्म बन के आया था? G6, है ना। G6 कौन नहीं था इस समय? तो ये आपका देख लो, ये नहीं था, कनाडा नहीं था। कनाडा कब आया इसमें? तो कनाडा आया था आपका 1976 में। ठीक है, इस समय आपका कनाडा आया और G6 जो था ये आपका G7 बन गया। और देखो कल वाले में शायद हम आपको बताए थे कि 1981 में यूरोपीय संघ शामिल हुआ था, वो सही है। बट आपका यूरोपीय संघ जो है पर्यवेक्षक के रूप में 1977 से ही शामिल हो रहा था। ठीक है, 1977 से ही आपका यूरोपीय संघ शामिल हो रहा था, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो क्या है, तो वेस्टर्न के बहुत सारे कंट्रियों का समूह है, 27-28 कंट्री है उसमें। 1976 में क्या हो गया, इसमें कनाडा भी आ गया। आगे जाके एक और कंट्री आया था, कौन कंट्री? तो 1998 में आपका रशिया आया था। लेकिन रशिया कुछ ऐसा काम किया इसलिए इसको हटा दिया गया। क्या किया था? यूक्रेन की क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था और इस वजह से रशिया को एलिमिनेट कर दिया गया। और कब किया गया? 2014 में। मतलब कि जो G6 G7 बना, फिर G8 बना, वापस क्या बन गया? तो वापस बन गया G7। ठीक है, क्या भारत इसका हिस्सा? नहीं, भारत इसका हिस्सा नहीं है। भारत G20 का हिस्सा है और पिछले बार 2023 में G20 को होस्ट कौन किया था? तो अपना भारत ही किया था। इस चीज को याद रखिएगा। ये जो आपका 2024 में कहाँ हुआ? तो 2024 में आपका इटली में हुआ, है ना। इसमें इटली में हुआ, मोदी जी अभी गए हुए भी थे। 2023 में कहाँ हुआ था? 2023 में आपका जापान में हुआ था। और 2025 में कहाँ होने जा रहा है? तो ये होने जा रहा है आपका कनाडा में। आपसे सवाल कर सकता है कि 1975 का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो जो आपका पहला था ये हुआ था फ्रांस में। ठीक ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और कितने नंबर का था? पहले नंबर का। सवाल बनता है, करंट से रिलेटेड है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अगर रिसेंट में कोई एग्जाम आप देते हो तो। 2024 में जो हुआ ये कितने नंबर का था? ये था आपका 50वें नंबर का, मतलब 51वें नंबर का कहाँ होना है? तो ये होगा आपका कनाडा में। ठीक ना, इन सारी चीजों को याद रखिएगा। इसका बैठक क्यों होता है? तो पूरे देश में कैसे अर्थव्यवस्था को सही करना है, कैसे जलवायु परिवर्तन को रोकना है, कैसे युद्ध को रोकना है, यही सब चीज का चर्चा कहाँ पे होता है? तो इन जैसे देशों के ग्रुप में होता है, इन जैसे देशों को संगठन में होता है। इस बार जो बैठक हुआ इसमें कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष को अतिथि के रूप में बुलाया गया था? तो ये हो जाएगा 12। और इसी में से अपने मोदी जी भी गए हुए थे। कितने देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नेता को बुलाया गया था? तो 5, जिसमें आपका वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, IMF वगैरह हो जाएगा। तो इनके संगठन के अध्यक्ष को बुलाया गया था यहाँ पे। इस सब चीज को भी याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 पे ही हम लोग जाएंगे। ठीक है, 1975 में ही हम लोग इसको लगाएंगे। इसी समय आपका G7 का स्थापना हुआ था। ठीक ना, चलिए देखो यहाँ पे अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट के साथ। तो ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।